एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर योर पॉलिटी। ठीक है, द बेसिक पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 3। ठीक है, ऑल द चैप्टर्स चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड टीच यू विद द क्लियर एक्सप्लेनेशन इन डिटेल। मैंने आप लोगों से कहा था कि एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ने से पहले आपको पॉलिटी की बेसिक जानना जरूरी है, जो कि आपको मिलेगी एनसीईआरटी में। ठीक है, तो वो एनसीईआरटी बेसिकली मैं यहाँ पर टीच कर रही हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ताकि छोटे से छोटे पार्ट्स में मैं आपको बता सकूं, इजी लैंग्वेज में बता सकूं, ताकि वो लर्नेबल भी हो, आपको समझ में भी आ जाए और वीडियो ज्यादा बड़ा भी ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। ये प्रॉमिस करती हूँ ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द एनसीईआरटी में यहाँ पर कवर करूंगी और आपको बोरियत भी नहीं होगी, कि कोशिश करूंगी थोड़ी सी छोटी वीडियो बनाने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 इट्स ऑल अबाउट द गवर्नमेंट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना भी मेरा कंटेंट है आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। दीज आर ऑफ द एनसीईआरटी। ठीक है, ये ईच एंड एवरी वर्ड जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, सब एनसीईआरटी से है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी का, तो आप बेसिक से मैं इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में या जितनी भी सीरीज में पॉलिटी की वीडियो बना रही हूँ ना, वो सारे के सारे वीडियोस आपको पॉलिटी समझने के लिए है। ठीक है, द बेस समझने के लिए। तो वो मैंने एनसीईआरटी से लिया है क्लास 6। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो मेरे कंटेंट पे। ठीक है, इन ईच एंड एवरी वर्ड जो है ना, वो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए है फॉर द आईएएस एग्जाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या होती है? ठीक है, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले आपको ये बता देती हूँ। हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट होती क्या है, हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों होती है, ये नीड क्यों होती है हमें। ठीक है, गवर्नमेंट के लेवल्स क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी क्या होती है, मोनार्ची क्या होती है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज क्या होती है। उसके अलावा आपको बेसिक बताऊंगी कि कब नहीं थी हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो नहीं थी, और अब है। क्लियरली इसकी डेमोक्रेसी के बारे में तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट होती क्या है? गवर्नमेंट इज बेसिकली, ठीक है, जितनी हमारी नीड्स होती है ना कंट्री की, वो सब पूरी करती हैं एक गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब होता है जो हमारी स्टेट के लिए, जो हमारी कंट्री के लिए डिसीजन कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, या फिर कोई चीज अच्छी तरीके से कर सके। तो उसको करने के लिए एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक द डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। ठीक है, एक गवर्नमेंट हमें चाहिए होती है जो कि एक डिसीजन ले सके और उस डिसीजन के ऊपर अपना काम कर सके। ठीक है, तो ये मस्ट है। ठीक है, दीज कैन बी डिसीजन वेयर, मतलब कैसे, किस टाइप के डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि कहीं पर स्कूल बिल्ड करना हो, या फिर रोड का कंस्ट्रक्शन करना हो, मल्टी लेवल पार्किंग बनानी हो। ये सब एग्जाम्पल है कि कौन कौन से डिसीजन लेती है गवर्नमेंट और उस पर एक्शन प्लान करती है। सबसे पहले एक प्लान बनाया जाता है, एजेंडा बनाया जाता है, उसके ऊपर फिर उसको डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद उसका एक्शन होता है, जो कि हम कहते हैं ना, ये गवर्नमेंट ये सड़क बना रही है, गवर्नमेंट ये चीज स्कूल बना रही है। तो ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट ऑल्सो हैव अ जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद द अदर कंट्रीज। ये गवर्नमेंट का ही काम होता है कि वो जितनी भी बाउंड्रीज हैं हमारी, उनको प्रोटेक्ट करे, यानी कि जो स्टेट की बाउंड्रीज होती हैं या फिर हमारी कंट्री की बाउंड्रीज होती हैं, उसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करे, ताकि बाहर का जो हार्मफुल, जिसे कह सकते हैं एक हार्मफुल एक्शन ना आ सके हमारी कंट्री या फिर स्टेट के अंदर। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छी तरह से हमारी स्टेट और कंट्री की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करे और उनसे अच्छी तरीके से डील कर सके। डील इन द सेंस कि एक पीसफुल नेचर मेंटेन कर सके अमंग द कंट्रीज, जो उसके नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ एक पीसफुल प्रोटेक्टिंग नेचर जो है वो क्रिएट कर सके, मेंटेन कर सके, इस तरीके से।
उसके बाद बात करते हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले है ऑल द सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट। एक गवर्नमेंट ये देखती है कि जितने भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, जो उनकी कंट्री या स्टेट में रह रहे हैं, उनके पास इनफ फूड हो खाने के लिए। उसके अलावा हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज। गुड हेल्थ फैसिलिटीज ऑब्वियसली होनी चाहिए, ये भी एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। व्हेन देयर इज अ नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेस एंड असिस्टेंस फॉर द इफेक्टेड पीपल। जब भी सुनामी आती है या फिर अर्थक्वेक आता है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छी तरीके से हेल्थ सर्विस दे सके और उनको असिस्ट कर सके, जितने भी जो लोग इफेक्ट हुए हैं ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उसके बाद अगर कोई क्राइम करता है तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि उसको पनिश करने की। ठीक है, और ऑब्वियसली कोर्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर कोई क्राइम करता है, हीनियस क्राइम करता है, तो उसकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करे, उसको पनिश कर कि समाज में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब क्राइम है, और इस चीज को रोकने के लिए कोर्ट्स बनाई गई हैं, जो कि एक पार्ट है गवर्नमेंट का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट के लेवल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं 4। सबसे पहले आता है लोकल लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल, उसके बाद नेशनल लेवल, उसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि पूरी कंट्री में एक ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से लेवल को डिवाइड किया गया है। उसके बाद लॉ एंड द गवर्नमेंट। आपको पता है जो लॉ बनाया जाता है वो किस लिए होता है, और जो कोर्ट सिस्टम होता है, न्यायालय होता है, वो क्या उसका फंक्शन होता है और ये क्यों होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कोर्ट है ना, अगर कोई क्राइम करे तो उसको पनिश करना कोर्ट का काम है। क्यों? क्योंकि समाज में वो दिखाते हैं कि अगर कोई क्राइम करेगा तो उसकी सजा मिलेगी, ताकि समाज में हिंसा ना फैले। इस तरीके से कोर्ट डिसाइड करता है, अपने लॉ के हिसाब से चलता है, जिसमें सारे सेक्शंस बनाए गए हैं कि कौन से क्राइम का कौन सा क्या पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो लॉ एंड द गवर्नमेंट। अब लॉ एंड द गवर्नमेंट में हमें क्या पढ़ना है इस पॉइंट में, कि अगर लॉ बनाया जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो पीपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, पर अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, इट्स अ पर्सन कैन गो टू द कोर्ट फॉर देयर राइट। ठीक है, पॉलिटी, डेमोक्रेसी, इन सब का जो मतलब है ना, एक फॉर द राइट, फाइट फॉर द राइट। ठीक है, ये है अबाउट द पॉलिटी, कि आपको अपने राइट के लिए, राइट क्या क्या होते हैं एक इंसान के राइट समझाने के लिए, ताकि अगर उसको राइट नहीं मिल रहा है तो वो जा सके, अपने राइट मांग सके। ये सारे सिटीजन्स का हक होता है उसकी कंट्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हो मैं पर्टिकुलर इन नोट्स में से पढ़ा रही हूँ, ये नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इसमें कवर किया हुआ है, और अच्छी तरीके से ब्रीफली, मतलब एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, और एक भी वर्ड इस लेक्चर को सुनने के बाद आप एक भी जो चैप्टर 3 है ना, इसमें से एक भी वर्ड मिस नहीं कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन है, हु गिव्स द गवर्नमेंट हिज दिस पावर टू मेक द डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ। ठीक है, हु गिव्स द गवर्नमेंट। ठीक है, अब चलिए हमने बात कर ली गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के क्यों हमें गवर्नमेंट चाहिए होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपसे कहूँ गवर्नमेंट की ये सब पावर होती है, ठीक है, पर गवर्नमेंट को ये पावर देता कौन है? ठीक है, गवर्नमेंट को ये पावर देती है जनता। ठीक है, दिस इज अ डेमोक्रेसी। जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं अपना जो जिसे कहते हैं, जो हम पे जो अपना किंग है वो चुन सकते हैं, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। और ये जो डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट को पावर देती है, ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बात है। गवर्नमेंट को पावर देने वाले होते हैं लोग। ठीक है, लोग जो डिसीजन लेंगे वो गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा फॉर द इलेक्शंस। एक गवर्नमेंट को सेटअप करने के लिए जो लोग बोलेंगे वो गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा।
अब मैं आपसे ना बात करूंगी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। देखिए बिल्कुल बेसिक टाइप है जो कि हर कंट्री में फॉलो होता है। हर कंट्री में इन दोनों में से कोई एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है। पहली होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि डेमोक्रेसी से आती है। मैंने ब्रीफली इसका मतलब बता दिया डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें हम खुद अपना जो किंग है वो चुनते हैं। सेकेंड टाइप होता है मोनार्ची। मोनार्ची का मतलब होता है एक तरह की तानाशाही, ठीक है। तो इन दोनों ही वर्ड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी में हम वोट करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है, उसको इलेक्ट करते हैं, और जब एक पर्सन इलेक्ट हो जाता है तो वो पर्सन गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन, ठीक है, एंड डिफेंड इट्स पीपल, इट्स डिसीजन टू द पीपल, ठीक है। गवर्नमेंट को ये एक्सप्लेन करना पड़ता है डेमोक्रेसी में कि वो मुझे क्यों चुने, ठीक है। आपने देखा होगा जितनी भी गवर्नमेंट, जितने भी इलेक्शंस होते हैं, वो एक एजेंडा तैयार करते हैं कि हम जब हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी तो हम ये चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ता है पीपल को कि वो हमें चुने। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। हम लोग अपनी मर्जी से अपना किंग चुन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी टाइप होती है वो होती है मोनार्ची। मोनार्ची का मतलब होता है एक तरह से तानाशाही, ठीक है। उसमें क्या होता है, द किंग और द क्वीन, वो कोई भी हो सकता है, हैज अ पावर टू मेक द डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट, ठीक है। पूरी तरह से किंग के ऊपर होता है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है और कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकता है, गवर्नमेंट को चला सकता है, ठीक है। मोनार्च में क्या होता है, मोनार्च दैट इज काइंड ऑफ अ स्मॉल टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ अ पीपल विच मेक द डिसीजन, ठीक है। ग्रुप ऑफ द पीपल तो होता है, ठीक है, बट जो फाइनल डिसीजन होता है वो किंग के पास होता है, ठीक है, कि किंग ही डिसीजन लेगा। डेमोक्रेसी में हम लोग अपने आप डिसीजन लेते हैं हमारा जो किंग है वो कौन बनेगा, ठीक है। और मोनार्ची में क्या होता है, एक तरह से तानाशाही होती है जिसमें जो ग्रुप ऑफ द पीपल डिसाइड करते हैं, बट जो फाइनल डिसीजन होता है वो किंग का होगा, चाहे वो कंट्री के लिए कोई भी डिसीजन हो, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, किंग और जो क्वीन जो भी होते हैं मोनार्ची में डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन एंड डिफेंड द डिसीजन दे टेक। ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड द मोनार्ची, ठीक है। डेमोक्रेसी में जो पीपल को जो गवर्नमेंट है वो अच्छी तरह से अपने एक्शन को एक्सप्लेन कर सकते। गवर्नमेंट को अपना एक्शन जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ता है, पर मोनार्ची में ऐसा नहीं होता है। जो भी किंग या क्वीन डिसीजन लेती है उस पे अमल किया जाता है और वो अपने एक्शन एक्सप्लेन नहीं करती हैं, ठीक है, कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। डेमोक्रेसी हमने पढ़ लिया क्या है, मोनार्ची हमने क्या है वो पढ़ चुकी हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इंडिया, ठीक है। इंडिया में हमारी डेमोक्रेसी चलती है, ठीक है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी दिस अचीव आफ्टर अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल। ये हम सब जानते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल के बाद हमें ये डेमोक्रेटिक वाली जो गवर्नमेंट है वो मिली है इंडिया के अंदर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, यानी कि एक फेस होता है, ठीक है, अ काइंड ऑफ फेस होता है जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है अपनी कम्युनिटी का या अपनी एक पार्टी का या अपनी एक गवर्नमेंट का, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन प्रोसेस होता है, और जो उस इलेक्शन प्रोसेस में चुना जाता है वो हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और 5 साल के लिए सब जानते हैं 5 साल के लिए वो गवर्नमेंट चुनी जाती है, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेटिव जब इलेक्शन के लिए जीत जाता है तो वो हमारी पूरी कंट्री के लिए डिसीजन मेकिंग कर सकता है, ठीक है। दैट मेक अ डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। दैट इज ऑल मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक टर्म होती है, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका पर्टिकुलर जो मीनिंग होता है वो ये होता है जिसमें कि ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री, जितने भी एडल्ट हैं
हमारी कंट्री के अंदर वो सब वोट दे सकते हैं। ठीक है, ये पावर होती है कि वो सब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज का यही मतलब होता है कि जितने भी हमारी कंट्री में एडल्ट हैं वो सब के सब वोट दे सकते हैं। ठीक है, पहले की जो गवर्नमेंट होती थी ना उसमें सिर्फ मेन ही अलाउड होते थे। ठीक है, सिर्फ जो आदमी होते थे वही वोट दे सकते थे, औरतें नहीं दे सकती थी। ठीक है, और वही आदमी दे सकते थे जिन पे ओन्ड प्रॉपर्टी होती थी, यानी कि जिसकी अपनी कंट्री में प्रॉपर्टी है उसी को ही राइट है अपने वोट देने का, इलेक्ट करने का, नहीं तो राइट छिन जाता है, नहीं होता। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज। उसके बाद मैं आपको एक बात बताती हूँ इंडिया के बारे में कि फ्रीडम से पहले क्या सिचुएशन थी डेमोक्रेसी की हमारी कंट्री में और फ्रीडम के बाद क्या सिचुएशन है। देखिए, ये तो मैंने आपको पूरे वर्ल्ड की बात करी थी कि प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, कि वही इलेक्ट कर सकता है जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी होती है, और औरतें या फिर वो लोग वोट नहीं कर सकते थे जिनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, जो प्रॉपर्टी लेस होते हैं। ठीक है, बेसिकली द गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ men और पुअर पीपल और प्रॉपर्टी लेस टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। ठीक है, उसके बाद इंडिया की बात करूं तो इंडिया में पहले क्या था, बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटीज वॉज अलाउड टू वोट। ठीक है, जैसे कि स्मॉल माइनॉरिटीज यानी कि भेदभाव होता था। ठीक है, जात का भेदभाव होता था। ठीक है, उन सबको मतलब एक छोटा ही हिस्सा कंट्री के अंदर वोट कर सकता था आजादी से पहले। उसके बाद क्या हुआ कि जो गांधी जी थे, ठीक है, फ्रीडम के जब फ्रीडम हमें मिली मतलब उसके बाद जो गांधी जी थे और जितने भी और लोग थे इंक्लूडिंग द गांधी जी, वो सब शौक में थे कि ऐसा क्यों होता है हमारी कंट्री के अंदर, वोट क्यों नहीं किया जाता। ठीक है, ये बहुत ही अनफेयर लगता था। ठीक है, so the several people including Gandhiji were shocked at the unfairness of this practice, demanded all adults have to right, ठीक है, to vote। वो इस पर्टिकुलर नाइंसाफी के लिए लड़े। ठीक है, और उन्होंने एक क्या बनाया कि जितने भी एडल्ट है ना उन सबको राइट होना चाहिए वोट करने के लिए। ठीक है, दैट इज बेसिकली नोन एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज। ठीक है, तो ये था एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। समझ में आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और लाइक भी जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही है। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ईमेल आईडी है मेरा ami.inspiration8@gmail.com। ठीक है, आप मुझे मेल कर सकते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग रिलेटेड टू स्टडीज और एजुकेशन या फिर AMI प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसके अलावा बस यही था, मतलब इस पर्टिकुलर लेक्चर को देखने के बाद आपको एक वर्ड भी NCERT में एक डेफिनेशन भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो कि आपको ना समझ में आए। ठीक है, आप चैप्टर ओपन करके देखिएगा, पढ़ के देखिएगा, बहुत इजी लगेगी। ठीक है, चलिए बाय बाय।